हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के लॉ ऑफ टॉट की सेकंड यूनिट को कवर। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर दिए, चैनल पर जाके देख लेना। तो टाइम ना खराब करते हुए कॉपी पेन निकालिए और टॉपिक नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लेक्चर हिंदी में होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरी, नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड यानी कि अपरिहार्य दुर्घटना क्या होती है और एक्ट ऑफ गॉड क्या है, और स्टेटुअरी अथॉरिटी यानी कि जो मतलब अथॉरिटीज़ वगैरह होते हैं उनके जो एक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरी। इसमें बोलते हैं सहमति, अगर कोई इंसान सहमति दे देता है और उसकी सहमति से कोई कार्य किया जाता है तो उस पर कोई भी केस नहीं होगा। मान लो ए ने बी को सहमति दी, ए ने बी से बोला कि तू मेरा ऑपरेशन कर दे। बी एक डॉक्टर है, बी से बोला कि तू मेरा ऑपरेशन कर दे। बी ने बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन करने में या सर्जरी करने में आपकी जान चली जाए, ठीक है। तो ए ने कहा देख ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो वैसे भी मर जाऊंगा। तो अगर ए बी को अपनी सहमति से बोलता है कि ठीक है भाई कर दे ऑपरेशन, और बी ऑपरेशन कर देता है, तो ऐसे में अगर ए की डेथ होती है तो बी पे कोई केस नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ए ने सहमति दे दी थी, ए ने पहले बोल दिया था कि हाँ आप कर दो ऑपरेशन। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरियम में बेसिकली यही बात आती है कि इसमें सहमति की बात आती है। ये ना हम कुछ बचाव पढ़ रहे हैं, ये रहा ना जस्टिफिकेशन। एक मिनट क्लियर करो पहले, हाँ। जस्टिफिकेशन इन टॉट, ठीक है। तो इसमें ना हम कुछ बचाव पढ़ रहे हैं कि बचाव किस तरह किया जा सकता है। मान लो किसी ने किसी का ऑपरेशन कर दिया, अब सामने वाला बंदा मर गया, अब उसके घर वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर ने हमारा घर का मेंबर मार दिया, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? इसीलिए तो ऑपरेशन वगैरह से पहले डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन करा लेते हैं, ठीक है। अब ये लिखो कि हम पेपर में कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्षति के लिए सहमति देता है तो वह उस क्षति के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता। क्या देखो, ए ने बी को अपनी सहमति दे दी थी ना कि सर्जरी कर दे मेरी, ठीक है। तो अगर ए को कुछ नुकसान हो रहा है ना तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और उसने किसी कार्य के लिए पहले से सहमति दी है तो अब कृत्य के अंतर्गत उपचार प्राप्त नहीं कर सकता। अब ए ने तो बी से बोल दिया था कि तू मेरा ऑपरेशन कर दे, सहमति दे दी थी, तो ना तो वो यहाँ पे शिकायत कर सकता है उसके खिलाफ और ना ही उसे उपचार यानी कि रेमेडी प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर में बुलाते हो और आप उस व्यक्ति के विरुद्ध भूमि का अतिचार यानी कि जबरदस्ती, भूमि का अतिचार का मतलब होता है ट्रेसपास यानी कि जबरदस्ती घर में घुसाना, आपने किसी को घर में बुलाया और आप उसके खिलाफ भूमि के अतिचार के लिए वाद नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसे खुद बुलाया, वो खुद चल के नहीं आया आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप किसी सर्जन को सर्जरी के सामान्य खतरे के प्रति सहमति दी है, यानी कि किसी सर्जन ने आपसे पूछा कि मैं आपकी सर्जरी करना चाहता हूँ, मतलब आपको कोई बीमारी है, उसने बताया कि आपकी सर्जरी होगी, ये वो, आपने कहा कि ठीक है। तो आपको पता है कि सर्जरी के सामान्य खतरे क्या है, कि इन्फेक्शन हो सकता है कुछ भी, और आपने उसके प्रति सहमति दे दी और आप सर्जरी करने के विरुद्ध उन सामान्य क्षतियों के लिए शिकायत नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कुछ भी क्षति होती है सर्जरी करने के बाद तो आप इसमें कोई भी शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सहमति है, ये जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया है, इसका मतलब होता है सहमति देने से, ठीक है। तो अब ये जो सहमति है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सहमति दो तरह की होती है, एक होती है विवक्षित और एक होती है अभिव्यक्त। विवक्षित का मतलब होता है कि थोड़ा इशारे में सहमति दे देना या फिर मतलब इनडायरेक्टली सहमति देना। अभिव्यक्त का मतलब है अभिव्यक्त करके। अब एक चीज भाई ध्यान रखना बहुत ज्यादा कि इसमें निर्णित वाद पूछे जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया समझाओ निर्णित वादों की सहायता से। निर्णित वाद बोलते हैं जो केस लॉ होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो निर्णित वाद आपसे पूछेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें केस जो है वो समझते हुए चलना है, ठीक है। तो सहमति विवक्षित या अभिव्यक्त हो सकती है। अब देखो ये जो वाद है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो ऑटो रेसिंग क्लब। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसमें जो हमारा हॉल है, हॉल नाम का जो इंसान है, ये जाता है एक रेसिंग क्लब में, ठीक है। तो इस वाद में जो वादी है यानी कि वादी, केस करने वाला जो इंसान है वो प्रतिवादी यानी कि जिसके खिलाफ केस करा है, उसकी भूमि में जो आयोजित है मोटर रेस, उसे देखने जाता है वो वहाँ, ठीक है। तो उस दौरान दो कारों की भिड़ंत हो जाती है, यानी कि वो दो कार आपस में भिड़ जाती है और एक कार जो है वो दर्शकों के मध्य जाके घुस जाती है, जिससे वादी को चोट आ गई। मान लो दो कारों की आपस में रेस हो रही है और दोनों आपस में टकराई, और यहाँ जो दर्शक बैठे हुए थे एक कार जाकर उनमें टकरा गई, तो उसे अब चोट आ गई। अब जिसमें कार टकराई है वो ये थोड़ी ना बोल देगा कि इस रेसिंग क्लब के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, इनकी कार में जाकर टकरा गई। भाई एक बात बताओ, अपनी मर्जी से तुम वहां गए थे,
अपनी मर्जी से तुमने सहमति दी थी, तुम्हें पता था कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है लग जाए। क्रिकेट अब देखने जाते हो, क्रिकेट देखने जब आप जाते हो, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मार दिया महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का, लग गई बॉल आपको आगे, तो मतलब कहीं ना कहीं पता होता है ना कि जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ हमको चोट लगेगी। आपने इनडायरेक्टली विवक्षित सहमति दी ना, आप गए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी उपचार ना तो आपको मिलेगा और ना ही आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। अब देखो सहमति, हाँ ठीक है, तो ये जो हमारी विवक्षित सहमति थी ये वाले हो गई, ठीक है, इस केस लॉ में। और जो अभिव्यक्त सहमति है उसका मतलब होता है कि अभिव्यक्त कर देना, मुंह से बोल देना, जैसे किसी ने बोला किसी डॉक्टर से कि मेरी सर्जरी कर दो और उसने कर दी, इस तरह। अब देखो सहमति बचाव के रूप में तभी उपलब्ध होगी जब ये साबित हो जाए कि सहमति स्वतंत्र थी। यानी कि आप कब कहोगे कि सामने वाले ने सहमति दी थी कि ऑपरेशन कर दो इसलिए हमने कर दिया इसलिए वो मर गया, ये वो, तो ये कब मानी जाएगी? पहला जब सहमति स्वतंत्र हो, जब उसने अपने मन से अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल फ्रीडम के साथ कहा था कि हाँ मेरा ऑपरेशन कर दो। दूसरा वो किसी दबाव में नहीं है, या फिर आपने कोई छल कपट नहीं बोला, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने उसे मतलब सब बताया है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उसके बाद भी अगर वो सहमति देता है, स्वतंत्र सहमति बिना दबाव कपट या भूल के, तो वो जो है सहमति जो है वो तब बचाव के रूप में उपलब्ध होगी। अब एक केस सुनो, बाउटर वर्सेस रेल रेजिस कॉर्पोरेशन। इस वाद में वादी जो है वो एक घोड़ा गाड़ी जो होती है उसके चालक को उसे घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए कहा गया, जिसके घोड़ा भागता था। वादी ने मालिक के आदेश का पालन करते हुए घोड़े को बाहर निकाला, घोड़ा उछला और वादी को क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ घोड़ा निकालने की सहमति वादी द्वारा नौकर होने की मजबूरी के अंदर दी गई थी। यानी कि एक मालिक ने अपने नौकर को बोला कि तू जाके घोड़ा निकाल, उसने घोड़ा निकाला और उसे पता था कि ये जो घोड़ा है ये मारता है, उछलता है, मतलब उसे पता था कि ये भागता भी है। तो जब उसने वो घोड़ा निकाला तो घोड़े ने उसे मारा। अब ये जो वादी है, यानी कि वादी का मतलब होता है केस दायर करने वाला, तो जिसने केस दायर करा वो बोलता है अपने मालिक के खिलाफ, तो वो बताता है कि मतलब इसमें एक नॉर्मल बात है कि इसमें जो नौकर की मजबूरी थी, यानी कि उसमें जो सहमति थी ना नौकर की, वो स्वतंत्र नहीं थी भाई, वो मजबूर था, नहीं मानता बॉस की बात, वो निकाल देता उसे काम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नौकर होने की मजबूरी के अंतर्गत उसने सहमति दी थी और ऐसी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी को सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं होगा, वादी प्रतिकार का हकदार है, यानी कि वादी जिसे चोट पहुंची है उसे प्रतिकार दिया जाएगा। अब है सहमति के बचाव के अपवाद, ठीक है। अपवाद के बारे में पढ़ो। पहला है बचाव का मामला, यानी कि कहाँ पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसकी सहमति थी, अब इसे मतलब अब ये मर रहा है जी रहा है फर्क नहीं पड़ता, तो इसके जो अपवाद हैं एक्सेप्शंस उनके बारे में पढ़ो। पहला है बचाव का मामला, दूसरा है प्रतिवादी की उपेक्षापूर्ण आचरण। अब पहले ये वाला समझो, इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले हमने पढ़ा था कि मान लो ए गया बी के पास अपना ऑपरेशन कराने और बी ने उसका ऑपरेशन कर दिया, ए को इन्फेक्शन हो गया, वो मर गया, ठीक है, तो यहाँ पे केस नहीं कर सकता। अब बी का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, यानी कि अगर ए गया बी के पास ऑपरेशन कराने, देखो यहाँ देखो पेट से पथरी का ऑपरेशन, एक पेशेंट यानी कि ए जाता है बी के पास ऑपरेशन कराने, ठीक है, और बी जो है ऑपरेशन करते टाइम ए गया बी के पास पथरी का ऑपरेशन कराने। अब जो बी है वो ऑपरेशन करते टाइम उसके पेट में कैंची छोड़ देता है और वापस उसका पेट सिल देता है ऑपरेशन करते टाइम। तो यहाँ पे बी से उपेक्षा हुई है, यानी कि बी से गलती हुई है, और इस गलती जो उसने ये गलती किया तो वो ये नहीं कह सकता कि ए ने सहमति दी थी कि ऑपरेशन कर दे, ए ने ऑपरेशन करने की सहमति दी थी, ऑपरेशन करने की दी थी, ये सहमति नहीं दी थी कि तू उसके पेट में कैंची छोड़ देना, ठीक है। और दूसरा है बचाव का मामला, यदि कोई व्यक्ति बचाव करते समय सहमति से कोई काम करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे प्रतिकार प्राप्त होगा। मान लो देखो एक केस था हैंस वर्सेस हार्वर्ड। इसमें क्या होता है, पुलिस के थ्रू घोड़े से बचाव किया जाता है लोगों का, मतलब एक आदमी अपने घोड़े को खुला छोड़ देता है, उसका घोड़ा भाग जाता है और वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है जहाँ से बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एक पुलिस वाला भाग के जाता है और उस घोड़े को मतलब उस पर लगाम लगाता है, उसे पकड़ता है, तो जिस चक्कर में वो घोड़ा उसे भी मार देता है, मतलब जैसे लातों से मारना होता है उस तरह से मारता है, लेकिन वो फिर भी उसे रोक लेता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो पुलिस वाला था सहमति से गया था, पिट गया, पिट जाने दो, ऐसा नहीं होगा। जो प्रतिवादी है यानी कि जिसके खिलाफ केस दायर किया गया है वो पैसे देगा। क्यों? क्योंकि प्रतिवादी की लापरवाही थी कि उसने एक तो अपना घोड़ा इस तरह छोड़ा जिससे नुकसान हुआ, और दूसरा वो जो उसने अपनी सहमति से बचाव किया वो लोगों के भले के लिए किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसे कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे उसे प्रतिकार प्राप्त होगा, ठीक है।
अब है आवश्यकता, नेसेसिटी, ये है हमारा अगला टॉपिक। यानी कि पूछ लेगा आपसे कि आवश्यकता क्या होती है, लॉ ऑफ टॉट में आवश्यकता क्या है। तो ये जो धारणा है ये लैटिन की कहावत सेल्स पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्सो एस्टो पर आधारित है। इसका मतलब होता है कि लोगों का कल्याण जो है वो ही सर्वोच्च कानून होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अधिक नुकसान को रोकने के लिए किसी व्यक्ति का या फिर उसकी संपत्ति का या उसके अधिकार को छोटा सा नुकसान कर देता है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती और ना ही उस पर केस बनेगा। ठीक है, अब इसे समझो। आवश्यकता के दो प्रकार होता है, निजी अथवा सार्वजनिक। मान लो आवश्यकता, नेसेसिटी समझो। मान लो एक जहाज में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे 100 लोग हैं उस जहाज में। ठीक है, अब उस जहाज का जो भार है वो है बहुत ज़्यादा, इस वजह से जहाज डूबने लगा, उसमें पानी आ रहा है। तो एक आदमी ने क्या करा, उस जहाज में से निकाल निकाल के सामान फेंक दिया। तो अब उसने जो सामान फेंका उस पर केस नहीं बनेगा कि उसने सामान क्यों फेंका। उसने लोगों की जान बचाने के लिए सामान फेंका ताकि जो उसका भार है, शिप का जो भार है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये हुई नेसेसिटी, यानी कि उस टाइम पे आवश्यकता थी वैसा करने की। ठीक है, या फिर एक एक एग्जांपल और समझो। ठीक है, मान लो एक आदमी है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन हो रहा है उसकी वाइफ को। ठीक है, तो अब उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपनी कार में बैठा हुआ है और पार्किंग में गया, कार में बैठा। अब वो कार को बैक लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी कार के पीछे दूसरे इंसान की कार है। अब उसने क्या करा, भाई देखो नेसेसिटी थी, आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। ठीक है, उसकी वाइफ को लेबर पेन हो रहा था तो उसने बैक ली, सामने वाले की कार ठोकी, साइड करी और वो निकल के चला गया। अब सामने वाला आया, उसने बोला तूने मेरी कार कैसे ठोकी, उसने केस कर दिया उसके खिलाफ। तो कोर्ट में सीधी सी बात कही जाएगी कि सर हमें आवश्यकता थी, हमें नेसेसिटी थी, हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमें उनकी कार बैक करनी पड़ी, वरना हमारी वाइफ को लेबर पेन हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये होती है आवश्यकता, नेसेसिटी। आई होप समझ में आ गया हो तो भाई कमेंट कर देना। ठीक है, आवश्यकता के दो प्रकार हैं, निजी और सार्वजनिक। ठीक है, निजी में क्या है, निजी का मतलब है निजी आवश्यकता के लिए दूसरे की संपत्ति का उपयोग करना। इस स्थिति में किसी व्यक्ति के खिलाफ बल का प्रयोग करने से रोकता है जहां आवश्यकता का विशेष अधिकार लागू होता है। हालांकि किसी व्यक्ति को दूसरे की भूमि या संपत्ति का उपयोग करने की निजी आवश्यकता हो सकती है लेकिन उसे व्यक्ति को किसी भी नुकसान के लिए मालिक को मुआवजा देना होगा। मान लो आपको कोई भी मुसीबत आन पड़ी है आपके ऊपर। ठीक है, और आपको आवश्यकता है कि आप किसी की, मान लो कि आप निकल के जा रहे हो। ठीक है, और वहाँ से दंगे स्टार्ट हो गए, वहाँ एक सीन इमेजिन करो, आप निकल के जा रहे हो, दंगे वंगे स्टार्ट हो गए वहाँ, और आप उनसे बचने के लिए किसी इंसान के घर में घुस गए। ठीक है, और वहाँ पे रखा कोई उसका ज़रूरी सामान आपसे टूट गया, गिर गया, वास वगैरह कोई कांच का टूट के गिर गया। तो अब आप उसके घर में घुसे, वो तो देखो आपकी निजी आवश्यकता थी, यानी कि आपकी निजी मजबूरी थी कि आपको उसके घर में घुसना पड़ा। लेकिन आपने जो उसकी संपत्ति का नुकसान किया है, उसका जितनी का नुकसान किया भैया उतना आपको देना होगा। और एक बात ये भी है, अब आप सामने वाले के घर में घुसे हो तो सामने वाला बल प्रयोग नहीं कर सकता आप पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास विशेष अधिकार है निजी आवश्यकता का। एग्जाम्पल देख लो, तेज हवा में एक पैराशूटिंग स्काई डाइवर को उसके इच्छित लैंडिंग क्षेत्र से भटका देती है, यानी कि जहाँ उसे लैंड होना था वहाँ की जगह वो उसे एक किसान के खेत में उतार देती है। स्काई ड्राइवर किसान के खेत में जो बहुत सारे मतलब बेशकीमती गुलाब थे उन्हें रौंद देता है। ये देख के किसान स्काई ड्राइवर के सिर पे पिचकारी से वार कर देता है। स्काई ड्राइवर किसान के खेतों में अतिक्रमण के लिए निजी आवश्यकता के विशेष अधिकार का उपयोग कर सकता है लेकिन उसे गुलाबों का जो नुकसान हुआ है वो देना पड़ेगा। लेकिन किसान बैटरी के लिए उत्तरदायित्व होगा। बैटरी वो फ़ोन वाली बैटरी नहीं, बैटरी का मतलब होता है किसी को मारना। ठीक है, उसके लिए उत्तरदायित्व होगा क्योंकि संपत्ति की रक्षा में बल का उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। जो यार इसे छोड़ो ना, ये जो मैंने बताया था ना निजी आवश्यकता में, पहला वाला कि इमेजिन करो दंगे हो रहे हैं और आप किसी के घर में घुस गए, उसका वास आपसे टूट गया, अब आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे लेकिन वो सामने वाला आपको मार नहीं सकता क्योंकि आपको निजी आवश्यकता थी। ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, ईजी अच्छा भी है, चाहो तो ये भी रख लो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, अगला है सार्वजनिक आवश्यकता। इसमें क्या होता है, ये तब होती है जब बड़े समुदाय को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसी की संपत्ति में अतिक्रमण किया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। उदाहरण के लिए किसी सोसाइटी में लगी हुई आग को रोकने के लिए किसी एक घर को गिरा देना। मान लो ये यहाँ पे इस तरह लाइन लग के 1 घर 2 3 4 5 6 घर हैं। ठीक है, अब यहाँ आग लगी, अब यहाँ से फैलते 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 यहाँ तक आ गई। अब अगर बाद के ये 3-4 घर अगर बचाने हैं तो इस वाले घर को तोड़ दो, ये वाला घर अगर टूट गया तो यहाँ मलबा बन जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आग इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो बाद के घर जो जितने भी बाद के घर होंगे सब बच जाएंगे। तो जब हमें ज़्यादा चीज़ का बचाव करना हो तो किसी 1-2 चीज़ को हम दाव पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे सामने और कोई ऑप्शन नहीं है तब।
लेकिन आपने ये जो आवश्यकता का बचाव है इसमें क्या साबित करना होगा। पहला तो ये है कि आप उचित रूप से मानते थे कि नुकसान को रोकने के लिए आपका कार्य आवश्यक था, यानी कि आपने अगर इतने सारे घरों में आग लगी हुई है उसे बचाने के लिए किसी एक घर को तोड़ा तो वो आवश्यकता था, ठीक है, और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है, और एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए आपको एक छोटा नुकसान करना पड़ा। ये इसके कुछ तत्व हैं या फिर इसकी कुछ बातें। अगला है अवश्यंभावी दुर्घटना, यानी कि इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसी दुर्घटना जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उसे अवश्यंभावी संभवित दुर्घटना बोलते हैं, ठीक है। ऐसी दुर्घटना से तात्पर्य है अप्रत्याशित क्षति से, यानी कि कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, एकदम कोई दुर्घटना इंसान के साथ हो जाए, ठीक है। अतः प्रतिवादी यदि यह साबित कर देता है कि ना तो उसे आश्रय वादी को ना तो उसका इंटेंशन वादी को क्षति पहुंचाने का था और ना ही वो युक्त सावधानी बरत कर वादी को क्षति से बचा सकता था। एग्जाम्पल सुनो, देखो ऐसे थ्योरी से एकदम समझ में नहीं आता। ये जो अवश्यंभावी दुर्घटना है इसमें ऐसा है कि आपका इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था और वो गलती से आपके थ्रू मर गया है, उसको गलती से आपके थ्रू चोट लग गई, ठीक है, और आप रोक भी नहीं सकते उसे, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। इसका ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, ये है स्टैनले वर्सेस पॉविल का केस, ठीक है। अब इस केस में क्या था कि इसमें वादी और प्रतिवादी एक आगहेट पार्टी के सदस्य थे, दोनों चिड़िया और चकोर का शिकार करने गए थे। अब प्रतिवादी ने चकोर पर गोली चलाई, बट क्या हुआ कि उसकी बंदूक से निकली हुई जो गोली थी पेड़ से टकराकर वहां से पलटकर वादी को जाके लग गई, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप वो वादी को क्षति पहुंची और यह निर्धारित किया गया कि वादी की क्षति दुर्घटनात्मक थी और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि वो दोनों गए थे शिकार करने, दोनों एक ही आगहेट के सदस्य थे। अब उसे क्या पता था कि मैं गोली मारूंगा और वो गोली पलट के आके मेरे ही साथ वाले को लग जाएगी, तो इसे बोलते हैं अवश्यंभावी दुर्घटना। उसे पता नहीं था, ना ही वो इसमें कुछ कर सकता था, ठीक है। अब एक और केस देखो, ब्राउन वर्सेस में क्या होता है कि ये दो लोग होते हैं, ठीक है, इनके कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक बंदा अपनी छड़ी का यूज करके उन्हें अलग करने की कोशिश करता है कि हट जाओ हट जाओ, वो छड़ी जो होती है गलती से बराबर वाले को लग जाती है, ठीक है। तो ये जो है विशुद्ध दुर्घटना थी, गलती से हो गई, उसने जानबूझ के उसे मारा नहीं, ठीक है, वो कुत्तों को अलग कर रहा था, तो यहाँ पे भी कोई केस नहीं बनेगा। अब है एक्ट ऑफ गॉड, दैविक कृत्य। इनमें क्या होता है, दैविक कृत्य वो कृत्य होते हैं जिन पे इंसान का ना कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि भयंकर बाढ़, तूफान, भूकंप आदि, ठीक है। अब इसके क्या आवश्यक तत्व है, इसके 2-3 आवश्यक तत्व है। पहला तो ये प्राकृतिक शक्ति का कार्य होना आवश्यक, यानी कि मान लो कोई भी काम है उसमें आप कब कहोगे कि प्राकृतिक शक्ति का काम, जब आंधी तूफान बाढ़ बरसात ऐसी चीजें हों। अब दुर्घटना 2 तरह से होती हैं, एक तो शक्ति प्राकृतिक शक्तियों का खेल हो गया कि भैया प्रकृति ने तहलका मचा रखा है, दूसरा होता है मानवीय एजेंसियों का हस्तक्षेप, ठीक है, या दोनों कारण हो सकते हैं। अब ये अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन केवल वो कार्य ही दिव्य कार्य कहलाएंगे जो प्राकृतिक शक्ति से जुड़े हुए हैं, जिनका मानव एजेंसी से कोई भी लेन देन नहीं है। अब केस लो पढ़ो, रामलिंगन यादव वर्सेस नारायण रेड्डी। इस केस में वादी के माल से भरे ट्रक को एक भीड़ द्वारा लूट लिया जाता है और वादी इसे एक्ट ऑफ गॉड कहता है। वो कहता है कि जी ये तो भगवान का कर्म है, हम इसमें क्या कर लेते, लूट के ले गए। तो सरकार उसे समझाती है, न्यायालय फैसला सुनाता है, उसे समझाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है और ना ही ये एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आएगा, ये लोगों का काम है, इसमें कोई बाढ़ बरसात या ऐसी चीज़ नहीं आए, तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं आएगा। अब दूसरा, घटना असाधारण होनी चाहिए और ऐसी नहीं जिसका अनुमान लगाया जा सके, उचित रूप से उसे बचाव नहीं किया जा सके, यानी कि जो एक्ट ऑफ गॉड वो माने जाएंगे जिस घटना में आप कुछ कर ही नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते, बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसमें केस लॉ है निकोल्स वर्सेस मॉसलैंड का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक तरह से, क्योंकि मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में 1-2 बार रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि निकोल्स और मॉसलैंड का एक केस है, इसमें एक अपने यहाँ पे लेक बनवाता है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो उसका पड़ोसी है। अब जिसने अपने यहाँ पे लेक बनवाई है वहाँ उसकी लेक जो बनी हुई है सुंदर है, सब ठीक ठाक चल रहा है नॉर्मल, फिर एक रात अचानक से मतलब बहुत 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 तगड़ी बारिश आती है और उसकी लेक जो है, लेक से पानी निकल निकल के सेकंड वाले के घर में घुस जाता है और उसका घर का सामान सारा बहा के ले जाता है, बाढ़ आ जाती है। अब सेकंड वाला फाइल करता है वन वाले के खिलाफ केस कि भैया इसके जो लेक हैं उनके थ्रू मेरा ये नुकसान हुआ। तो सरकार जो है, न्यायालय वो समझाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड था, उसने चलो अपनी मर्जी से लेक बनाई, लेक बनवाने का, तालाब बनवाने का अधिकार है, लेकिन जो इतनी सारी बारिश आई, बारिश की वजह से ये हुआ, बारिश पे थोड़ी ना उसका कंट्रोल था, तो ये हुए एक्ट ऑफ गॉड। अगला है सांविधिक प्राधिकारी, यानी कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, यदि किसी इंसान को नुकसान हो रहा है किसकी वजह से, विधायिका, अधिकृत, या फिर मतलब कोई भी अथॉरिटी हुई ना, या फिर कोई भी सरकार का काम करने वाला इंसान हो, या फिर सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज़, अगर आपको उससे कोई परेशानी हो रही है ना तो होने दो, क्योंकि आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मान लो ट्रेन है, जो लोग ट्रेन स्टेशन के आसपास रहते हैं उन्हें पता होता होगा कि ना तो दिन
पा रहे हैं ना रात में पढ़ पा रहे हैं, इतना शोर हो रहा है, इतनी आवाज़ आ रही है, धरती कांप रही है और मतलब उसमें से धुआं निकलता है, इतनी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो यही सांविधिक प्राधिकारी कहलाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से ट्रेन मत निकलवाओ, ट्रेन बंद करवा दो। ठीक है, तो ऐसे मामलों में यदि संबंधित कानून में मुआवजे का प्रावधान है तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली एक बात होती है कि मान लो ये आपकी ज़मीन है, इसके ऊपर ट्रेन बनानी है, तो आपसे ये ज़मीन ले ली, आपको मुआवजा दे दिया, लेकिन वहाँ के आसपास से अगर कोई परेशान हो रहा है तो भाई देखो इतनी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उस ट्रेन से रोज़ लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो देखो होता ही। तो सांविधिक प्राधिकार वही होते हैं जिनमें हम सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो। नहीं आया समझ तो दोबारा वीडियो देखो, यही नोट्स हैं, आप इनके थ्रू इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके पेपर में भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।